हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और मैं आपको करवाऊंगी आज पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ईवीएस के। मैं आपको बता दूं कि ये जो एमसीक्यूज हैं ये पिछली वीडियो पर आधारित हैं, यानी कि पहले हमने जो 2 वीडियोस करवा दिए हैं, यानी कि 2 लेक्चर मेरे कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें से पहला था दूसरा था इकोसिस्टम और पहला था इकोलॉजी। अब देखिए, इसमें पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों ही हमने करवा दिए हैं, तो इसमें जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको उससे ही रिलेटेड है, तो प्लीज़ आप इनको सॉल्व कीजिए और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है, पर्यावरण से अभिप्राय है, यानी कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। और जब भी कभी ये टर्म देखने को मिल जाए कि पर्यावरण से अभिप्राय, तो हमें क्या क्या चीज़ याद रखनी है। हमें हमेशा याद रखने हैं कि पर्यावरण यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं इनके समूह सामूहिक रूप से क्या होते हैं, पर्यावरण के ही अंग कहलाते हैं। ठीक है, अब पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे कि बहुत सारी ऐसी तो चीज़ें आती हैं, कुछ बता रहे हैं, जैसे कि स्थल है, जल है, वायु है, पादप है, मनुष्य है, सूक्ष्म जीव है, और भूताप या एनर्जी वगैरह कुछ भी, ऊर्जा ले लीजिए आप, ये भी है। और क्या है, ये जलवायु परिवर्तन जो आता है, मृदा के प्रकार यानी जितने प्रकार की जो मृदाएं पाई जाती हैं वो सभी आती हैं, और स्थल आकृतियाँ जैसे कि पहाड़, पर्वत, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, ये आपके अंतर्गत आएंगे, पर्यावरण के अंतर्गत। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। तो पहले में बात की जा रही है भूमि की, जल की, वायु की और पौधों की और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया को उनके चारों ओर अस्तित्व में है, यानी कि वो प्राकृतिक दुनिया जो कि इन सभी के चारों ओर अस्तित्व में है। नेक्स्ट है संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्तियों को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। नेक्स्ट है भौतिक, जैवीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रिया व्यवस्था को अंतर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है उपर्युक्त सभी। तो देखिए, इसमें सबकी बात की गई है, तो ए भी सही है, बी भी, सी भी, यानी कि उपर्युक्त सभी सही है। तो इसका जो आंसर सही होगा वो कौन सा है, डी। नेक्स्ट, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। नंबर 1 ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, नंबर 2 भौतिक संसाधन, नंबर 3 औद्योगिक संसाधन और नंबर 4 कौन सा है, सामाजिक संसाधन। अब देखिए, यहाँ पे जो बात की गई है, पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है ए, यानी कि प्राकृतिक संसाधन। अब धारणीय विकास का पहले हम लोग अर्थ समझते हैं। धारणीय विकास, ये जो टर्म था धारणीय विकास, ये दिया गया था 1987 में। ठीक है, 1987 में दिया था, और किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके द्वारा पहली बार ये शब्द दिया गया धारणीय विकास। इस और किस में ये दिया गया था, अगर कभी पूछ दे किस में दिया गया, तो इनकी एक रिपोर्ट थी आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप नोट करते रहिए। तो कब ये यूज़ हुआ था, ये हुआ था 1987 में यूज़ हुआ था, और किस रिपोर्ट में, आवर कॉमन फ्यूचर में ये यूज़ हुआ था। और इसके बाद बात आती है कि सार्थक रूप से इसे समर्थन कब प्राप्त हुआ, यानी कि पूर्ण रूप से इसे समर्थन कब प्राप्त हुआ। जब भी ये बात आए तो याद रखिएगा, पूर्ण रूप से 1992 में पृथ्वी सम्मेलन जब हुआ तब इसे पूर्ण रूप से समर्थन मिला। ठीक है, और पृथ्वी सम्मेलन की अगर बात की जाए तो पृथ्वी सम्मेलन और क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एजेंडा 21। ठीक है, अब बात आती है कि धारणीय विकास जो है उसकी अवधारणा क्या है, कि चलो दिया गया कब दिया गया वो सब तो हो गया, लेकिन इसका मतलब क्या है। धारणीय विकास का सीधा सा अर्थ है कि सभी वो वस्तुएं या वो सभी चीज़ें जिनका हम वर्तमान की यानी कि वर्तमान में जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं उनके साथ साथ हम भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखें, यानी कि आज की जितनी भी आवश्यकताएं हैं हम उनको तो पूरा कर लें, और साथ ही साथ हम कि भविष्य में उसको यूज़ कर सकें, इस तरीके से यूज़ करें। ठीक है, जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि वाटर यानी कि पानी है, पानी को इस तरीके से यूज़ करना कि फ्यूचर में भी हम उसे यूज़ कर सकें, यानी कि उसे वेस्ट नहीं करना है कि हम उसे बर्बाद कर दें, कि हम अगर बर्बाद कर दें तो क्या है, हम उसे फ्यूचर में यूज़ नहीं कर पाएंगे, जो भी हमारी पीढ़ियाँ आएंगी वो उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे और उनको दिक्कत होगी।
इससे अच्छा क्या है कि हम उसे इस तरीके से यूज़ करें। कई बार हमारे पास कुछ चीज़ें कम होती हैं तो हम क्या करते हैं, उसे थोड़ा थोड़ा करके यूज़ कर लेते हैं कि चलो आज की इच्छाएं, आज की जो हमारी आवश्यकताएं उनका भी वो भी पूरी हो जाए और कल भी हम इसे यूज़ कर लें। तो यानी कि धारणीय विकास का सीधा सा अर्थ है आज की आवश्यकताओं को हम पूरा कर लें और साथ ही हम जो भी फ्यूचर में हमारी आवश्यकताएं होने वाली हैं उनको भी हम पूरा कर लें। अब अगर बात आती है कि ये अवर कॉमन फ्यूचर में इसकी क्या वो दी गई थी डेफिनेशन, तो आप नोट कर लेना। अगर आप नोट कर रहे हैं तो प्लीज़। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। ठीक है, अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, ये डेफिनेशन दी गई थी। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा कौन सा, प्राकृतिक, क्योंकि प्रकृति द्वारा जो भी हमें प्राप्त होता है वो प्रकृति देती है। यानी कि अगर वो खत्म हो गई तो हमें वो इतनी जल्दी प्राप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि प्रकृति एक निश्चित समय में ही बनाती है। अब अगर भौतिक की बात की जाए तो चलो ये मनुष्य बनाता है, बना लेगा, आज खत्म हो गई फिर से बना लेगा। सामाजिक भी मनुष्य है, मनुष्य से रिलेटेड है, और औद्योगिक भी मनुष्य से रिलेटेड है। तो यानी कि ये तो मनुष्य बना लेगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है ए। नेक्स्ट, सतत विकास के लिए आवश्यक है नंबर 1 जैविक विविधता का संरक्षण, नंबर 2 प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, नंबर 3 निर्धनता को घटाना, एंड नंबर 4 उपर्युक्त सभी। तो देखिए, सतत विकास के लिए जैविक विविधता का जो संरक्षण और प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण और निर्धनता घटाना, ये सभी आवश्यक हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी। और अगर सतत विकास की बात की जाए, ये भी किसमें दिया गया था, ये भी दिया गया था उसी धारणीय विकास की जो धारणीय विकास जो दिया गया था तभी दिया गया था सतत विकास भी। तो ये उसी से याद रख लेना आप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, हमें विचार करना है, यानी कि पहले हम देखते हैं क्या है। पहला है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है जैविक पदार्थों का अपक्षय, और फिर है ज्वालामुखी क्रियाएं। यानी कि निम्नलिखित में से प्रकृति के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है। यानी कि हमें वो चीज़ बतानी है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जोड़ती हैं। अगर सीधी सी बात की जाए, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित किया जाता है। अब पहला जो ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, तो याद रखिएगा कभी भी कोई पौधा होता है वो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है, यानी कि CO2 को ग्रहण करता है, और क्या निष्कासित करता है, O2 निष्कासित करता है। और कोई भी मनुष्य या फिर ह्यूमन जो भी हम लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इसको ग्रहण कर लेते हैं। तो ये वातावरण में क्या छोड़ रहा है, ये छोड़ रहा है ऑक्सीजन। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि ए तो नहीं हो सकता। और जहाँ पर भी ए दिया हो सबसे पहले वो काट देंगे, ए और ये। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं होगा, तो ये दो तो हमारे कट गए। नेक्स्ट है श्वसन। अब श्वसन में देखिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हम लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाँ, ये देखो वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड को क्या जोड़ रहा है, तो ये तो सही हो गया। नेक्स्ट है जैव पदार्थों का अपक्षय। अब जब भी जैव पदार्थों का अपक्षय होता है तो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो इसका तीसरा भी सही हो गया। और फिर नेक्स्ट इसके बाद जो है वो है ज्वालामुखी क्रियाएं। हाँ, ज्वालामुखी क्रिया में लावा निकलता है, साथ ही उसमें राख निकलती है और बहुत सारी गैसें भी निकलती हैं। तो ये भी इसका सही है, यानी कि 2, 3 और 4 सही है, एक गलत है, एक गलत है, और 2, 3, 4 इसमें दिया है, यानी कि सी हमारा सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधोलिखित में से कौन पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता। देखो उसमें बात हो रही थी कि किसके द्वारा जोड़ा जा रहा है यानी बढ़ाया जा रहा है, इसमें बात हो रही है किसके द्वारा नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, तो ऑप्शन है श्वसन। हाँ, श्वसन अभी देखो हम लोगों ने किया, श्वसन के द्वारा तो जोड़ा जाता है। और कभी भी जैव पदार्थों का अपक्षय से भी और ज्वालामुखी क्रियाओं से भी, इस ये देखिए उसका ठीक अपोजिट है। तो इसका जो आंसर सही वो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण। इस तरीके से कई बार क्या होता है, इस सन में जो क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट टाइम वही को उसको ठीक अपोजिट करके पूछ दें, यानी कि ऑप्शन वही रहते हैं, थोड़ा बहुत बस बदलाव वो कर देते हैं। इसलिए ऑप्शन को सही से देखिएगा और सही से क्वेश्चन को पढ़िएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें पूछा गया है कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। तो ऑप्शन है कार्बन चक्र में, यानी कि ऑप्शन ए कार्बन चक्र में, और बी हाइड्रोजन चक्र में, और सी जल चक्र में, या फिर नाइट्रोजन चक्र में। तो चलो पहले हम लोग देखते हैं इसके ऑप्शन।
कार्बन चक्र। अब अगर कार्बन की कभी बात आए तो यहाँ से याद रख लेना कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, चलो सबकी एक साथ लिखवा दी थी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वातावरण में 0.038%, ठीक है। और नाइट्रोजन की कितनी है, नाइट्रोजन की है 78.08%। और ऑक्सीजन कितनी है, वो है 20.95%। और नेक्स्ट यानी कि नियोन की कितनी है 0.0018%। और सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली यानी कि आर्गन 0.93%, ठीक है। इन चीज़ों को याद रख लीजिए। फिर है कि सौर विकिरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तो देखो जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों होती है, क्योंकि जल चक्र में जल जो होता है वो वाष्पीकृत हो जाता है, यानी कि सौर की ऊर्जा जब पड़ती है तो इससे क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने के बाद वहाँ पे लो प्रेशर जोन यानी कि लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और जब लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है तो वहाँ की जितनी भी वायु है वो ऊपर जाती है। वैसे ही जो जल होता है उससे जितनी भी यानी कि जो जल की जो मात्रा होती है काफ़ी हद तक वो किसमें वाष्पीकृत हो जाती है, वो वाष्पीकृत हो जाती है और वो ऊपर चली जाती है, जिसके द्वारा क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। या फिर जिस क्रिया को हम कहते हैं द्रवीकरण या फिर बर्फ़ का बन जाना, ये जो सभी क्रियाएँ हैं ये किसके अंदर आ जाती हैं, ये सभी आ जाती हैं वाष्पीकरण के अंतर्गत आ जाती हैं। इससे हमें क्या याद रखना है, ये सौर विकिरण से जो हमें याद रखना है वो है जल चक्र, यानी कि सौर विकिरण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जल चक्र के लिए, ठीक है। पानी से क्या बनते हैं, बादल से फिर से बारिश होती है और बादल से बर्फ़ बनती है। सॉरी, बादल से बर्फ़ नहीं बनती है, यानी कि पानी से ही बर्फ़ भी बनती है। जो बर्फ़ हिमालयाज़ वगैरह में जो अगर आप जाओगे तो वहाँ पे सबसे अधिक बर्फ़ है। क्यों, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है। तो यानी कि पानी की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उनमें जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, वो टेम्परेचर के कारण। और टेम्परेचर किससे आता है, वो आता है सौर विकिरण यानी कि सौर की ऊर्जा से। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है जल चक्र। ये देखिए हमने डाल भी दिया, जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है, यानी कि और जल को वाष्पीकरण करता है। और सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है, यानी कि क्या होता है, बर्फ से ये द्रव में बदल जाती है। और जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, हवा के दाब पर, वायुमंडल में नमी पर, या फिर जल चक्र पर, या फिर तापक्रम पर। तो देखिए वर्षा की जो मात्रा है वो निर्भर करती है जल चक्र पर, सॉरी जल चक्र पर नहीं, ये करती है वायुमंडल में नमी पर। यानी कि वायुमंडल में जितनी अधिक नमी होती है उसी हिसाब से बारिश होती है, यानी जितनी ज़्यादा नमी होगी उतनी ज़्यादा बारिश होगी। तो चलो ऑप्शन देख लेते, एक बार हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा तथा बूंदाबांदी या फिर वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा है, वो है वायुमंडल में नमी, यानी कि वी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन है भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, या फिर जलकण, या फिर जलमंडल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही गैसों की, गैसों से क्या आएंगी, वायुमंडल। गैसों को किसके साथ हम लोग रिलेट करते हैं, वो करते हैं वायु के साथ, यानी कि इसमें आएगा वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर कौन सा है, वो है वायुमंडल। अब देखिए एक चीज़ बताते हैं, जैसे कि ये है जलमंडल, ये है भूमंडल और ये है वायुमंडल, ठीक है। तो इसके बीच का ये जो एरिया होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जीवमंडल, जीवमंडल, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसें वायु के विभिन्न समूह को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। अभी देखिए हमने आपको बता दिया था कि नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, 78.08%। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है,
20.95%। ठीक है, इस तरीके से और भी हमें बता दी थी, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वायु एक ऑप्शन है, जैसे कि कंपाउंड है, तत्व है, मिश्रण है या विद्युत अपघट्य है। तो देखिए, मिश्रण एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या अधिक तत्व यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, यानी कि गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा, यानी कि मिश्रण। अब देखिए, अब बताते हैं कंपाउंड। जब भी कभी बात की जाए यौगिक यानी कि कंपाउंड की बात की जाए, तो याद रखिए कि तत्वों को जब हम एक निश्चित, वर्ड याद रखिए, निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड। और हम किसी भी अनुपात में मिला दें तो बन जाता है क्या, मिश्रण। और किसके द्वारा, तत्वों के एक निश्चित अनुपात या फिर किसी भी अनुपात में मिलाने से जो हमें प्राप्त होते हैं वो है कंपाउंड, यानी कि यौगिक या मिश्रण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती। ऑप्शन है हीलियम, नेक्स्ट आर्गन, रेडॉन या फिर नियोन। अब इसमें बात की जा रही नहीं पाई जाती, तो देखो हीलियम कितनी पाई जाती है, 0.0005%। और आर्गन अभी मैंने आपको बताई थी 0.93%। और अगर नियोन की बात की जाए तो ये मिलती है, यहाँ पर लिख देते हैं 0.0018%। यानी कि इससे क्या प्रूफ होता है, यानी कि ये तीनों ही हमें मिलते हैं, हीलियम, आर्गन, नियोन मिलती है। जो नहीं मिलती है वो है रेडॉन। तो इसका जो आंसर सही होगा वो है सी, यानी कि रेडॉन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पौधों का नहीं है, यानी कि हमें इसमें बताना है कि पौधों का कौन सा कार्य नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। तो हाँ, पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि सही ऑप्शन है। और इसमें नहीं पूछा गया तो ये कैसा हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। इसमें कौन सा पूछा गया, इसमें नहीं वाला पूछा गया है, और ये तो है वाला है। नेक्स्ट है शोर का अवशोषण, यानी कि शोर का अवशोषण। तो हाँ, ये क्या करती है, शोर का अवशोषण भी करती है। नेक्स्ट है वायु का प्रदूषण नहीं। पौधे कभी भी वायु प्रदूषण नहीं करते हैं। इसका जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा, सी, यानी इसमें क्या पूछा गया था, नहीं। इसमें पूछा गया था नहीं, तो इसमें जो सही होगा वो कौन सा होगा, सी। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की विमुक्ति। हाँ, पौधे ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं, तो ये तो सही था। ठीक है, तो जो गलत है वो कौन सा है, वायु का प्रदूषण ये नहीं करते हैं। अब देखो, पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करते हैं। अब देखो, विभिन्न क्षेत्र जो होते हैं, अलग अलग क्षेत्र में क्या होता है, सड़कों के आसपास वृक्ष लगाए जाते हैं कतार में। क्यों, क्योंकि इससे ध्वनि प्रदूषण जो होता है वो कम हो जाता है, यानी कि शोर को कम किया जा सकता है। और किसके वृक्ष लगाते हैं, अगर कभी ये पूछ दिया जाए तो याद रखना, सीता अशोक के वृक्ष हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही होगा वो कौन सा है, सी। नेक्स्ट, हाँ, ये देखिए, ये डायग्राम में अच्छे से दिखाया गया है। पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो जंतु लेते हैं, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जो कि जंतु छोड़ते हैं। इसमें हरी पेड़ पौधों के बारे में कुछ दिया है, चलो पढ़ लेते हैं। इस प्रकार पादप वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं। किस तरीके से, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। इस तरीके से क्या करते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं। इसलिए वनों को हम क्या कहते हैं, हरे फेफड़े भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे वृक्षों की कतारें खड़ी करके प्रदूषण से बचा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, यानी कि सबसे अधिक प्रतिशत किसका है। नंबर 1 ऑक्सीजन का, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड का, नंबर 3 नाइट्रोजन का, नंबर 4 हाइड्रोजन का। तो ये तो सभी को पता होगा कि सबसे ज़्यादा किसका है, नाइट्रोजन का। कितना है, 78.08%। प्लीज़ इसे हर बार रिवाइज कीजिए, जब भी ये क्वेश्चन कभी भी आए
तो हमेशा माइंड में आना चाहिए 78.08% क्या है, नाइट्रोजन है। और ऑक्सीजन की जैसी बात हो तब क्या आना चाहिए, 20.95%। ठीक है, ऐसे हमेशा माइंड में आने चाहिए। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो कौन सी गैस की कमी हो जाएगी, यानी कि कौन सी गैस की कमी हो जाएगी। अब देखो, अब पेड़ पौधे क्या करते हैं, कई बार मैं अभी बता चुकी हूँ। जैसे क्या करते हैं, पहले कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और किसको निकालते हैं, वो देते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, अब जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निष्कासित करते हैं, तो अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो मात्रा बढ़ेगी किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि अवशोषित करने वाला कोई नहीं, और घटेगी किसकी, ऑक्सीजन की। ठीक है, यहाँ से देख लो, जैसे ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। और इसमें क्या पूछा गया, कमी हो जाना, तो कमी किसकी होगी, ऑक्सीजन की। तो इसका जो सही होगा ऑप्शन कौन सा है, ऑक्सीजन, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है, यानी कि पर्यावरण अपकर्ष का क्या मतलब होता है। तो देखिए, अपकर्ष यानी कि पर्यावरण अपकर्ष से सीधा सा अभिप्राय है कि प्राकृतिक आवासों का नष्ट हो जाना और जैव विविधता की हानि होना और प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण से, ठीक है, उनमें नुकसान हो जाना। ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है पर्यावरण अपकर्ष से। ठीक है, और कभी भी अगर पूछ दिया जाए कि अपकर्ष होता किससे है, तो ये होता है हमेशा प्रकृति के द्वारा या फिर मानव जाति के द्वारा। ठीक है, और अगर कभी भी अपक्षय पूछ दिया जाए, अपक्षय, ठीक है, अपक्षय कभी भी पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा चट्टानों की टूट फूट की क्रिया। ठीक है, जिसके अंदर चट्टानें क्या है, विघटित हो जाती हैं, वियोजित हो जाती हैं और ढीली पड़ जाती हैं एवं विदीर्ण होकर के अपने ही स्थान पर बिखरी रह जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अपक्षय। तो इसके ऑप्शन कौन से हैं, पर्यावरणीय गुफाओं का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, यानी कि कम हो जाना। नेक्स्ट है, मानवीय क्रियाकलापों के विपरीत परिवर्तन लाना। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक विभिन्नता, पारिस्थितिक विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक असंतुलन, यानी पारिस्थितिकीय असंतुलन। नेक्स्ट है, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था मानवीय क्रियाकलाप या फिर प्रकृति के द्वारा अपकर्ष हो रहा है। ठीक है, आवास खत्म हो रहे हैं और प्राकृतिक जितने भी संसाधन हैं उनका क्षरण हो रहा है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा है, डी। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। जैसे प्राकृतिक आवासों का विनाश, जैव विविधता की हानि, प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान, जो भी उससे नुकसान होता है उसे क्या कहते हैं, पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। तो आज हम लोगों ने ये क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड हम क्वेश्चन लेके आएंगे। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर ये ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं तथा ये आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। अगर ये आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार बता के जाइएगा कि आपको पसंद आई है। ठीक है, और आप चाहें तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।